मेरा नाम नीतीश गौरव, मैं बिहार का निवासी हूँ। आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो एक पशुपालक के ऊपर है और इस भारत में हमारे पशुपालक के साथ पशुपालक के लिए हम कैसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और पशुपालन को और बेहतर बना रहे हैं, इसके बारे में साझा करूँगा। मैं एचबी सुरक्षा का फाउंडर एंड सीईओ। हम लोग पशुपालक को सारी सुविधाएं जो एक पशुपालन को बेहतर बनाने में ज़रूरत होता है वो सभी एक छत के नीचे प्रोवाइड कराते हैं। इस एंड टू एंड सॉल्यूशन के माध्यम से पशुपालक सुविधाएं जैसे एडवाइजरी सर्विसेज हो, जो अपने पशु चिकित्सक से कहीं भी हो, वो टेलीफोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, विजिट के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो 1 क्लिक पे वो पशुपालक उनसे पशु चिकित्सक से मन की बात कर सकता है या अपने पशु को दिखा सकता है या आधुनिक जानकारी ले सकता है। इसके अलावा हमारे पास सप्लीमेंट्स, जो पशुओं को ज़रूरत होता है दूध उत्पादन बढ़ाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में या किसी भी प्रकार का रोग से बचने में, वो भी हम लोग निकटतम दूध डेयरी पे या दवाई दुकान पे या किसान संगठन पे मुहैया करवाते हैं। साथ साथ अब पशुपालक को अगर उनके उत्पाद को खरीद बिक्री में कुछ सहयोग चाहिए, उसके लिए भी एचबी सुरक्षा उनके लिए तैयार है। अगर आपको बीमा चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए, ये सभी सुविधाएं एक छत के नीचे है। और आज के समय में इन 4 सालों से 5 सालों के बीच में 2.5 लाख किसान तक हम भारत में पहुंच चुके हैं। ये मुमकिन हुआ है 4 राज्यों में, जो आज हम लोग 2.5 लाख किसानों के साथ काम करते हैं और उनकी आय बढ़ाए हैं हम लोग। साथ साथ उनको तमाम सुविधा को मुहैया कराने में एचबी सुरक्षा हमारी कंपनी मौजूद रही है। ये सफ़र आसान नहीं था, बिहार से निकलना और ये किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए काम करना, ये सफ़र आसान नहीं था। इसमें काफ़ी चुनौतियाँ आई। उस चुनौतियों को फेस करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते ये मुमकिन हो पाया है। एक स्टार्टअप बनाना, एक कंपनी बनाना कोई इजी काम नहीं है। आपको बहुत सारी समस्याओं के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया एग्रीकल्चर साइंस में, उसके बाद मैंने 1 साल नौकरी भी करी। पहले सोचा कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पैकेज और ज़िंदगी एक बेहतरीन कटेगी, बट कुछ ऐसा था जो दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा था, कुछ तो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, कुछ तो मेरे से छूट रहा है। वो क्या है? जब तक मैं जॉब में था तब तक मेरे दिमाग में वो ख्याल आते थे कि क्या यही ज़िंदगी है? क्या यही एक दायरा है? यहीं तक क्या सीमित रह जाऊंगा? तो पर्यावरण से मेरा लगाव शुरू से ही था, गांव से लगाव शुरू से ही था। शहर में आने के बाद भी वो चीज़ हमेशा मेरे जहन में थी। तब जाके मुझे एक जरिया मिला जहाँ पे मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकता था और कुछ ऐसा काम जब आप किसी जीवन में कुछ अलग हटके कर सकते हो और जिसके लिए आपकी सराहना होती है, आपके एक काम से लोगों का भला होता है, आप एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाते हो जिसमें आपके परिवार, आपके कलीग्स और आप किसी के लिए कुछ अच्छा और बड़ा करते हो। मेरे दिमाग में उस टाइम 2019 की बात है, उस टाइम सोच रहा था कि क्या किया जाए, किस क्षेत्र में जाऊं। एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद काफ़ी ऑप्शंस थे मेरे पास। फिर एक दिन गांव में सफ़र करते करते मैं अपने बेसिकली समस्तीपुर बिहार में ही मैं एक बार छुट्टियों में गया हुआ था, तो कॉलेज की तरफ से। तो उन छुट्टियों में मैं एक हमारे घर के पास मेरे जो ग्रैंडफादर का होम है, वहाँ पे मैं गया और वहाँ आसपास गाँव में एक बार घूम रहा था, शाम के टाइम की बात है। फिर वहाँ पे एक मैं घर में एक मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी कि
कोई एक तरीके से रो रहा है। तो वो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे किसी गाय की मृत्यु हो गई है और वो एक बुजुर्ग महिला थी। जब वहाँ पे लोगों से मैंने पूछा क्या दिक्कत है, क्यों मतलब इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उनका ये कहना था कि बेटा उनसे अलग था और सिर्फ यही एक जरिया था उनके खाने पीने का, उनको अपने जीवन व्यतीत करने का, और वो भी ये छिन गया। क्योंकि आज के डेट में पशु खरीदना कोई ये सस्ता नहीं होता है, ये महंगा होता है। आपको बहुत कुछ देखना होता है। आप कम से कम आप 55-50 हज़ार रुपये से लेके आप 75,000 1 लाख तक भी अच्छी नस्ल की मवेशी आती है, उसमें खर्चा लगता है। अब वो जरिया ही ख़त्म हो गया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि क्या सिर्फ एक ही जगह है ये चीज़, मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्या इसके पीछे वजह है कि हम उसको बचा नहीं पाए और इनको आज इतनी समस्या का सामना करना पड़ा। हम फिर आगे और बढ़े तो 4 राज्यों में मैंने प्लान बनाया घूमने का, और जिसमें हरियाणा, बिहार अपना और उत्तर प्रदेश था और झारखंड था। इन 4 राज्यों में घूमा और मुझे रिपोर्ट और सर्वे से ये पता चला कि ये हर एक घर की कहीं ना कहीं समस्या है, जो वहाँ पे ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो तब जाके कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ कि क्यों ना इसमें एक कंपनी बनाई जाए जो किसानों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दे, पशुपालक को सारी सुविधाएं दे। तो इससे क्या होगा कि किसानों को और जो पशुपालक हैं, जो डिपेंडेंट है दूध उत्पादन पे या जो भी आपने उनके कार्यकाल होते हैं, उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। उनको अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा और ये एंड टू एंड सोल्यूशन बनेगा, जिसमें हमारे पास मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल तो होगा ही और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होगा पशुपालकों के लिए, उनके लिए काम करने का। ये 2019 में कंपनी कॉरपोरेट होती है। चुनौतियां हमारा इंतज़ार कर रही थी और 2020 में लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के लगते के साथ ही जो हम फील्ड में जाने वाले थे ये, और वहाँ पे वो फील्ड हमारे लिए बंद हो जाता है। लॉकडाउन करीब लगभग 1.5 साल तक अप्रॉक्स चला और इन 1.5 साल के दरमियान बैठा नहीं गया हमसे। हम ऑनलाइन एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए और उस टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म में किसानों को, पशुपालक को, सभी को इनवाइट किए, आप इस पर ऑनबोर्ड होइए। जिसके पास फ़ोन था उसको ऐप, एजीबी सुरक्षा किसान ऐप बनाया हमने, डेमो ऐप बनाया, उस डेमो ऐप में इनवाइट किया। तो उनके साथ हम लोग फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन को कनेक्ट कराए थे। काफ़ी प्रश्न आते रहे, काफ़ी क्वेश्चंस आए, काफ़ी क्वेरीज आए, काफ़ी चीज़ें किसानों ने खूब क्वेश्चंस पूछा, फ़ोटो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। उसके बाद 1.5 साल तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था काम करने का। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं थी कि सिंस आपने एक जॉब छोड़ा है और आप कंपनी को तुरंत कैसे चला लेते हो, बिकॉज यू नीड गुड फाइनेंशियल बैकअप। तो एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था जिसके लिए आपको करना था, अदरवाइज आप वापस नौकरी में जाने का रास्ता बच रहा था। लेकिन अब पीछे मुड़ने का समय नहीं था क्योंकि हम आगे बढ़ चुके थे। हमें किसी ने ये बताया कि क्यों ना आप गवर्नमेंट के कुछ चैलेंजेस, ग्रांट्स को अप्लाई करें, जिससे आप अपने ग्रांट्स को सिक्योर करें। आप अगर जीतते हो, अगर आप फाइट करते हो, आप उस काबिल हो, आपका आइडिया, तो आपको पैसे मिलेंगे और उस पैसे से आप बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हो। मैंने वही किया। ठीक एक समय था जब मेरे पास खुद के बिज़नेस के लिए पैसे नहीं था। उस समय पे मेरी मॉम ने मुझे 10,000 से सही बात मुझे सपोर्ट किया कंपनी को फॉर्म करने में, और मैंने उनसे वादा किया था कि आज 10,000 मैं आपसे मदद ले रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में से 10,000 करोड़ का ज़रूर मैं अपने भविष्य में बनाऊँगा। और वही हुआ माँ के आशीर्वाद से। और सभी जो वेल विशर्स थे मेरे, बहुत टफ टाइम आया, ऐसा टाइम जब आपको लगता है कि आप 1.5 साल में अप्रॉक्स बैठा लॉकडाउन में, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था ड्यू टू लॉकडाउन। लेकिन टेलीमेडिसिन ने मुझे एक ऐसा जरिया दिया कि किसानों के लिए काम करने का यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मैंने एक नोटिस करा, जब मैंने चैम्पियनशिप को अप्लाई करा, पहला चैम्पियनशिप जो मैं जीता था वो टुगेदर 2021 था, जो कनाडा टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसे, और स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलके था। उसमें मैंने 4.5 लाख रुपए का कैश प्राइज जीता,
50 कंपनी में से टॉप थर्ड कंपनी में बना, और ये लगातार 3 दिन तक चला इंडियन टाइम में, और उसको फाइट करते करते 50 कंपनी को पीछे छोड़ते छोड़ते थर्ड कंपनी बना, टॉप थर्ड, और उसमें मुझे 4.5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिला। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, और 4.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके कंपनी में मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म से मैंने फार्मर्स को जोड़े। साथ साथ यहाँ पे मैं रुका नहीं, मुझे दिख गया मार्ग कि गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको ग्रैब करना होता है। मैं हर दिन एक एप्लीकेशंस ढूंढता था और हर दिन मैं उसको फाइल करता था, और मैं वेट करता था कि कब मेरा पिच का नंबर आएगा। तो इस तरीके से मैं कुछ ग्रांट्स भी जीते, RKVY की तरफ से 4 लाख नियाम ने इन्वेस्ट करा, वहाँ भी मेरा काम बना। कुछ SDFC परिवर्तन के अंडर CSR फंड्स आए, और मैं रुका नहीं। इसके बाद फार्मर्स के डिमांड पे हमने सप्लीमेंट बिजनेस को लॉन्च किया, जिसके लिए HDFC परिवर्तन ने 15 लाख का हमको ग्रांट दिया, और उसका मिशन था कि कैसे फार्मर के जो कैटल्स हैं, जो पशुपालक के मवेशी हैं, उनका दूध उत्पादन घट गया है, देसी नस्ल के हैं चाहे विदेशी नस्ल के हैं, उनके दूध उत्पादन को बढ़ाना है, और साथ साथ किसानों के आय को भी सपोर्ट करना है, और जो मवेशी हैं उनको डिजिटल ट्रैकिंग में लाया जाए, ताकि उनकी जो शुरुआती दौर में जो बीमारियां होती है उनको फैच करके और उसको लास्ट स्टेज पे ना ले जाया जाए, जिससे किसानों का खर्चा काफ़ी होता है और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जर्नी चलता रहा। हम इन तमाम 4.5 सालों में काफ़ी मेहनत करके हम लोग आज 2.5 लाख किसान तक पहुँचे हैं। पंजाब हो गया, तो पंजाब में हमें GT भारत की तरफ से, FPO की तरफ से सपोर्ट मिला कि आप पंजाब आएँ, पंजाब के किसानों के लिए काम करें। हमने वो अचीव करा माइलस्टोन, और वहाँ पे हमने 3-3.5 लीटर एडिशनल दूध उत्पादन को बढ़ाया एग्जिस्टिंग कैटल्स में। वहाँ पे हमने काम करा। साथ साथ उत्तराखंड के बेल्ट में हमें मौका मिला काम करने का। फिर बिहार के बेल्ट में, क्योंकि बिहार मेरा खुद का गढ़ है, तो मैं उसको पीछे नहीं रहने देना चाहता था, मैं वहाँ भी गया और मैंने वहाँ पे काम किया। इस तमाम जर्नी में चैलेंजेस बहुत आए। जब आप गांव जाते हो और आप अपने आप को पिच करते हो, तो लोग सोचते हैं कि शहर का लड़का है। बेशक आप बिहार के हो, बट आप शहर में रह के फिर वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर रहता है। काफ़ी ट्रस्ट फैक्टर्स था वहाँ पे कि इस यंग लड़के को क्या पता होगा, ये क्या करेगा। हम किसानों से रिक्वेस्ट करते थे, पशुपालक से, कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके पूरे डेयरी फार्म का ख्याल रखेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट्स होंगे, चाहे वो एडवाइजरी सर्विसेज होगी, हम सारा चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपके खर्चे को कम करेंगे, लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज़्यादा करेंगे, जिससे आपको मुनाफा होगा। और हमने काफ़ी किसानों से बात करी, काफ़ी किसानों ने मना किया। शुरुआती समय में काफ़ी किसानों ने मना किया कि नहीं, ये चीज़ क्या है। बट कुछ किसानों ने, जब हम बुलंदशहर में पहला अपना काम चालू किए, तो कुछ किसानों ने हम पे भरोसा दिखाया कि चलो ठीक है, लड़का है, ये काम मांग रहे हैं, इतने टाइम से बोल रहे हैं कि हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है आप फार्म के साथ, तो करने देते हैं। अब जो भी होगा, अगर ये लोग कर पाएँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, थक हार के खुद ही चले जाएंगे। बट हमारे अंदर वो जज्बा था, हमारी टीम के अंदर वो जज्बा था कि नहीं, करना है तो करना है, चाहे इसके लिए जितनी जान और मशक्क़त लग जाए। हमने एक डेयरी फार्म्स को अपने पायलट के प्रोजेक्ट के दरमियान लिया और उन फार्म्स को मॉनिटरिंग किया प्रॉपर, और वहाँ पे पहले डिजीज़ हिस्ट्री लिया कि कौन कौन से पशु हैं, उनकी डिजीज़ हिस्ट्री क्या है, उनके उत्पादन क्या है, अभी का उत्पादन क्या है, और फ्यूचर में कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्या क्या ऐसी मशीनरी सुविधाएं हैं जो फार्म पे मुहैया होनी चाहिए, जिसकी वजह से दूध उत्पादन घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। वो सारी चीज़ों को हमने एक मॉडल प्लान किया, और उस फार्म में मिल्क प्रॉफिटेबिलिटी हमने बढ़ाई। फिर किसानों का रुझान आया और किसान हमसे जुड़ने लग गए। एक किसान से दूसरा किसान, दूसरे किसान से तीसरा किसान, इन लोगों ने एक दूसरे को रेफ़र करा कि ये कंपनी है जो आपके फार्म का पूरा ध्यान रखती है। जो कि हमारा टैगलाइन हमने बनाया था उनके लिए, हम ऐसे बोलते थे कि पशु आपका रहेगा और जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो एक लाइन में ही क्लियर हो जाता था कि ये लोग, ये कंपनी पूरा डेयरी फार्म का ख्याल रखेगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए, और अभी भी काफ़ी ऐसी मौका है जो हमको मिलता है। हम लोग आगे MP की तरफ और भी स्टेट्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम फ्यूचर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बने एनिमल हस्बेंड्री में, जो तमाम सुविधाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं अपने पिता का, अपने परिवार का, उन तमाम वेल विशर्स का,
दोस्तों का और किसानों का, साथ साथ इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है कि किसी के जुनून पे उन्होंने जो बेट लगाया है और जो मैं उनको साबित कर रहा हूँ, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द पशुपालकों के लिए एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसमें पशुपालक कैसे अपने इनकम को और अलग तरीके से बढ़ा सकता है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस में हैं, हमें मिल रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे, जब मैं एमएससी के दरमियान था, पूरे देसी दोस्त, तो वो स्टार्टिंग में इनको लगता था कि अब ठीक है ये नौकरी वगैरह करेगा, मतलब अपना गुजारा करेगा। बट आज के डेट में मैं खुद उनके गाँव में, वो मुझे बुलाते हैं, वो विज़िट कराते हैं कि नीतीश ये देख, यहाँ पे ये डेयरी फार्म है, इनका दूध उत्पादन घटा हुआ है। या फिर वो फ़ोन करते हैं हमारी टीम को कि यार कुछ कर, इसका कुछ कर, कि ये कैसे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसकी, और कैसे हम लोग के इनकम भी बढ़ेगा। और साथ साथ हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सीरियसली रिसीव करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, भारत के हर एक कोने से। अगर हमारा प्रेजेंस आज 4 स्टेट्स में है तो हमारा जो विज़न है 28 प्लस स्टेट्स में जाने का है ऑलरेडी। तो किसी भी स्टेट्स के आए हुए सवालों को हम लोग जोड़ते हैं, चाहे हमारा प्रेजेंस हो या ना हो। विज़न ये है कि पशुपालक कहीं भी रहे, उनको सब चीज़ मिलना चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी एक चैलेंजिंग स्टोरी रही है, और काफ़ी ऐसे चैलेंज भी आए हैं जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और मेरे पास खर्च करने को भी पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट लगाने को भी नहीं था। क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद जब आप कंपनी बिल्ड करते हो तो कंपनी बिल्ड करना इतना ईजी नहीं होता है। पहले आपका निवेश लगता रहता है और वो चलेगा नहीं चलेगा वो तो वक्त बताता है। बट दिमाग में ये चीज़ सेट था कि मुझे करना ही बिजनेस है, और मैं उसी चीज़ को फॉलो करता आया और आगे अभी और बड़ा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि अभी बहुत आगे जाना है, जिसके लिए मेरे परिवार ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया कि ठीक है ये करना चाहता है तो ये कर लेगा। और आज के डेट में उन्हें गर्व फील होता है मेरे ऊपर, और मैं भी थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट मौका मिला। क्योंकि नौकरी एक अच्छी चीज़ है जिसमें आप सीखने को मिलता है आपको, बट अगर मेरी पर्सनल खुद की एक थिंकिंग है कि इफ़ यू वांट टू बी ईगल ऑफ स्काई, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि यू वांट टू बी चीता ऑन अ लैंड, और यू वांट टू बी आर ईगल ऑफ स्काई, जो आप पूरे आसमान से पूरी दुनिया को देखते हो, नज़र रखते हो और ऊंचाई पे रहते हो, जिस पे पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप क्या बनना पसंद करोगे? तो मैं ईगल ऑफ स्काई बनना पसंद करूंगा, जो मेरे दिमाग में हमेशा था, और इस विज़न में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कि बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस मुझे मिलते हैं और मैं हमेशा आगे रहता हूँ, क्योंकि डिफरेंट चैलेंजेस जब आप फेस करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। तो वो कॉन्फिडेंट चैलेंजेस के साथ आता रहा, और जैसे ही वो टैकल हुआ, सॉल्व होता रहा, एक और नया कॉन्फिडेंट, एक और नया मिशन, और ये चलता आ रहा है। और आने वाले टाइम में मैं और मेरी कंपनी और मेरे जितने भी लोग हैं, वेल विशर्स हैं जो क्लोज हैं, डेफिनेटली वो इकोसिस्टम्स में देखेंगे कि भारत के अंदर पशुपालन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, जिसमें जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है वो हाईटेक हो जाएगी, और जितने भी यहाँ पे मिल्क सेक्टर हो गए, एग सेक्टर हो गए, मीट सेक्टर्स हो गए, वो सभी किसान पीछे नहीं रहेंगे हमसे। आने वाले समय में हम उन सभी को कैटर करेंगे और उन सभी के फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और साथ साथ उनके पास ऑप्शंस होगा कि वो गांव में रह के अपने आमदनी को बढ़ाएं। और जो युवाएं हैं, जो यूथ्स हैं हमारे, जो फार्मिंग से दूर जा रहे हैं या दूर भागते हैं, उनको भी ये चीज़ एक सराहना मिलेगी कि नहीं, फार्मिंग, लाइवस्टॉक फार्मिंग हो गया, वो एक बहुत बड़ा करियर है। और काफ़ी यूथ अमेरिका छोड़ के, काफ़ी जॉब्स छोड़ के आज डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं और अच्छा कमाल कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करके मिल्क प्रोड्यूस का काम कर रहे हैं। कुछ फार्मर्स के बेटे यूथ नौकरी छोड़ के एग फार्म्स डाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स डाल रहे हैं, फिश फार्मिंग्स कर रहे हैं, जो हाईटेक तरीके से कर रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स है, तो वो एक्वापॉनिक्स कल्चर कर रहे हैं। वो काफ़ी नए टेक्निक्स के साथ फार्मिंग को करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और आज के टाइम में मार्केट लिंकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच सकते हो, अगर आपकी प्रॉपर क्वालिटी है और प्रॉपर ब्रांडिंग है। और इस विज़न के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।
और फ्यूचर में हमारी कंपनी मासिव कंपनी के रूप में आएगी, जो इंडिया की सबसे बड़ी लाइफस्टॉक कंपनी होगी, जिसमें काफ़ी युवाओं को रोजगार मिलेगा, काफ़ी ग्रामीण महिलाओं को सपोर्ट मिलेगा, एम्पावरमेंट मिलेगा। और हमारी कंपनी काफ़ी वैल्यूएशंस के साथ, तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान रहता है, वैल्यूएशंस का गेम सेक्टर्स अलग है, हमारे स्टार्टअप्स में वो भी नेसेसरी है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी बनने का एम है हमारा, जो कि हम बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।